जी क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? ऑर्डर 39 पढ़ना है। ये कब से हुआ? हमने जो ट्रायल तो कंप्लीट कर लिया। ट्रायल के बाद जो मिसलिनियस चीज़ों में थी वो मैंने लास्ट टाइम आपको ऑर्डर 27 का पढ़ाया था आपको। और इसके अलावा क्या पढ़ना है आपने? इसके अलावा कुछ चीज़ें वो इंटरप्लीडर मैंने पढ़ा दिया ना, वो हो गया, रिसीवर हो गया, 32 वाली बायर अगेंस्ट माइनस वाली बातें हो गई। और इसके अलावा हाँ वो तो रहती है ना। अब जब जजमेंट और डिक्री आ जाती है तो उसके बाद जो चीज़ें हैं, अच्छा वो बच्चा कह रहा है क्या जजमेंट एंड डिक्री, आप क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, जजमेंट डिक्री के बाद दो चीज़ें होती हैं, ये एक के हक में आती है डिक्री और एक के जी जजमेंट डेटर, और एक होता है डिक्री होल्डर। ठीक है, अब डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर ये दोनों, अब इनके पास रेमेडीज दोनों के पास मौजूद हैं। दोनों क्या करेंगे, वो एक मैंने कहा एक जिसके हक में आई वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, ठीक है, और जिसके खिलाफ इवन दो कि ये भी जा सकता है अपील में, अगर इस ये अग्रीव्ड है, जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी इसको अगर नहीं मिली तो ये अग्रीव्ड है, तो फिर इसको भी क्या होगा, ये भी अपील में जा सकता है। लेकिन हमने कहा कि जजमेंट डेटर मोस्टली क्या होता है कि जजमेंट डेटर जाता है, इसके पास जो रेमेडीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अपील, रिव्यू और रिवीजन। ठीक है, ठीक है। अब इससे पहले ये रेमेडीज पढ़ाने से पहले ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हमने कहा था जो मिसलिनियस चीज़ें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन के साथ पहले दिन ही मैंने बताया, आप जैसे कह रही है कि ऑर्डर 39, अब ऑर्डर 39 की एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, आप देखते हो कि एप्लीकेशन मैंने देनी है और ऑर्डर 39 के अंदर दो चीज़ों का जिक्र करता है, किस 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 चीज़ का, और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। ठीक है, तो वो आपको एक था 5 और 6 टू ऑनवर्ड वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की बात करता है। ठीक है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर जब भी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें ऑर्डर 39। और इसका जो ये हमारा फेवरेट मशगला है जो स्टे लेना, वो इस ऑर्डर 39 के तहत लिया जाता है। ठीक है ना, वो बच्चे से भी पूछा जाए स्टे लेना है तो स्टे जो आपका ऑर्डर 39 है, तो बच्चा कह रहा है कि ऑर्डर 39 को देख लें, तो इसको भी एक लुक एट ग्लांस कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं कि ये क्या कहता है। कहाँ है जी, हाँ यहाँ है जी। आपने पढ़ा नहीं है या कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, मैं थोड़ा सा उसको मेकअप कर दूँ। अच्छा, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। टेम्परेरी इंजंक्शन आपने अगर पढ़ा हो, इंजेक्शंस की काइंड्स, क्योंकि आप लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ बैठे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप वो सेक्शन 52 टू ऑनवर्ड आप 58 तक वो सारे इस इंजेक्शंस को देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, उसमें परपेचुअल किसको कहते हैं, मैंडेटरी किसको कहते हैं, और जो आपकी प्रोहिबिटरी क्या होती है या आपकी टेम्परेरी क्या होती है, उन चीज़ों वो वहाँ बताई हुई हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ बता दी दैट इज़ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, उसको हमने कहा था वो सब्सटेंटिव लॉ था, और ये कानून आपका प्रोसीजरल है, ये आपको प्रोसीजर बताता है कि आपने करना क्या है। तो हमारे पास ये जो टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो यहाँ पे बताया हुआ है। इवन दो कि हमें पता है तीन चीज़ें, क्या क्या, कि ऑर्डर 39 अगर आपने स्टे लेना टेम्परेरी इंजंक्शन तो 3 ग्राउंड्स हैं। ऐसा इसको बंद कीजिए। चलें, टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमने जिसको हमने कहा कि स्टे होता है, ऑर्डर 39 रूल 1-2 अमूमन हमने लिखा हुआ देखा है। क्यों लिखते हैं 1-2, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो इसके अंदर बताई हुई है। हमें चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें
वकालत में या इंटरव्यू में या पूछते हैं तो क्या पूछते हैं जी, ग्राउंड्स ऑफ क्या टेम्परेरी इंजंक्शन कौन कौन से हैं जी? हाँ जी, प्राइमा फेशियाई केस, फिर हाँ अच्छा, इर्रेपरेबल लॉस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास है, आप कहते हैं आप पहली तो बात है बादियो नज़र, प्राइमा फेशियाई केस आपका बनता होगा तो देन आपको क्या मिलेगा, ये रिलीफ मिलेगा। और इर्रेपरेबल लॉस, ठीक है, इर्रेपरेबल लॉस होता है नाकाबिल तलाफी नुकसान। अगर मुझे स्टे ना दिया गया तो मुझे नुकसान ऐसा हो जाएगा जिसकी तलाफी नहीं हो सकती, जिसको आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, वो इर्रेपरेबल लॉस एंड इंजरी, ठीक है। और तीसरा कि मेरा इसके अलावा और मेरे पास कोई रेमेडी कोई नहीं, मेरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इसी के साथ है, मेरे पास और कोई इसके अलावा रेमेडी है नहीं। इसीलिए अगर मुझे आज स्टे ग्रांट ना किया गया तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। ये हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जजमेंट मिल जाती हैं जिसके अंदर इन तीनों पॉइंट्स को, और अगर इसके अंदर देखेंगे तो यही चीज़ें बार बार उसको रिपीट कर रहा है। क्या देखिए, नंबर 1 जो रूल है ऑर्डर 39 का, केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, किस जगह पे ग्रांट किया जा सकता है, कौन सा, वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट एनी प्रॉपर्टी ऑन डिस्प्यूट in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। वो कह रहा है, ये ग्राउंड्स बता रहा है ना एक्चुअली कि क्यों मैं लेना चाह रहा हूँ टेम्परेरी इंजंक्शन। वो कह रहा है हो सकता है ख़राब हो जाए, वेस्ट हो जाए या कोई एलिएनेट कर दे, तो ऐसी सूरत हाल उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इम्तना, हुक्म इम्तनाही, उर्दू में क्या बोलते हैं, हुक्म इम्तनाही या इम्तना, ठीक है। अब इसके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं दवामी और एक होते हैं ताकीदी और आरजी, ठीक है। दवामी, ताकीदी और आरजी पढ़ तो लिए हैं आप लोगों ने उसके अंदर, ठीक है, इसलिए आपको, हम आरजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मैंडेटरी की बात नहीं कर रहे या हम परमानेंट की, परपेचुअल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम आरजी, यहाँ पे जो है वो आरजी है, इसलिए हुक्म इम्तना, हुक्म को या इम्तनाही, इसलिए आपको टर्म्स कहते हैं ना कि आपको उर्दू में आएंगी, अंग्रेजी में आएंगी, वो इस तरह की टर्म्स होंगी कि आपको इनका पता होना चाहिए कि ये क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है। अच्छा, इसी तरह तो वो कह रहा है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इनको फॉर द टाइम बीइंग, क्यों टाइम बीइंग, क्योंकि ये टेम्परेरी है ना। आपने देखा होगा जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके अंदर मेंटेन द स्टेटस को या तो वर्ड यूज करती है या फिर वर्ड यूज करती है रिस्ट्रेनिंग द पार्टी नॉट टू एलियनेट, या अगर या तो स्टेटस को होता है या नॉट टू एलियनेट होता है, ठीक है। अदरवाइज आगे ये वर्ड लिखा होता है, ये सब्जेक्ट टू द, अब ये स्टे कहाँ दिया गया है, सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली ये एक्सटेंड ना किया गया तो ये समझा जाएगा ये विकेट है, और अगर किसी और प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पर ये बाइंडिंग नहीं है। ये वर्ड्स लिखते हैं कोर्ट जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन देती है, तो ऐसी सूरत हाल में ये वो क्या करती है, आरजी हो, ताकीदी हो या दवामी हो। अब आरजी में पहले दिन आपका एक मोटो ही ये होता है, हर वकील, हमारे यहाँ जितने वकला भाई हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जाते स्टे लेने की कोशिश करते हैं कि ये क्या ना हो जाए, सोल्ड आउट ना हो जाए, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। वजह यही नुकसान से बचने के लिए कि हमारा केस तो चले लेकिन तब तक इनको रोक दिया जाए कि ये या तो पार्टीज मेंटेन द स्टेटस को, जिसके पास है वही रखे और बाकी इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें, या फिर और अदरवाइज भी होता है अगर आपको खदशा है जी बेचना चाह रहा है तो फिर आप कहेंगे तो नॉट टू एलियनेट है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अगर तो वो मनी सूट है तो मनी सूट के अंदर ज़्यादातर कहते हैं कि पहले डिपॉजिट करवाओ इतनी अमाउंट। क्यों कहते हैं, कहाँ लिखा है, बहुत ज़्यादा पता होता ही नहीं हमें, कहाँ लिखा हुआ है जी,
अच्छा खैर इसी के अंदर ही है, अगर हम अगर 10 पढ़ेंगे 39 का तो उसके अंदर ही ये चीज़ें आ जाएंगी कि अगर उनको लगे कि ये मनी सूट है, और मनी हमें अक्सर आप देखते हो फैमिली डिग्री के अंदर जब होती है मेंटेनेंस की डिग्री पास, तो कोर्ट कहती है पहले डिक्रीटल अमाउंट जमा करवाओ। क्यों? ठीक है, इसीलिए फिर इसके अंदर जब आप ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन देते हो तो उस वक्त आप देखिएगा ये सूट नहीं कर रहे, दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है, हमने कहा था सूट और एप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। सूट एक रेगुलर होता है या समरी सूट होता है, ठीक है, बट जो एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ उसका एक पार्ट एंड पार्सल फाइलिंग की जाती है, वो आपका कोई ना कोई मकसद होता है। सिविल जितने भी सूट्स हैं आपके, उनके अंदर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इतनी एप्लीकेशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते, हर बात पे एप्लीकेशन है। जिसको सिविल का जो मास्टर है ना, वो वकालत का मास्टर है। क्रिमिनल तो कुछ है भी नहीं है, क्रिमिनल तो एक CD70 है, होंडा है, उसके अंदर क्या है, अपना आपकी कैश है जेब में, बेल कराने के अलग पैसे जनाब, ठीक है, फलां कराने के अलग। ट्रायल तो हमारे यहाँ ट्रायल तक तो बात ही बहुत शाज़ो नादर जाती है, ठीक है, और ट्रायल जो हम ज़्यादातर लोग क्रिमिनल का करते हो बेल्स के कोई हैं, बेल्स ही करनी है हमने, ठीक है, तो वो बेल्स हैं या इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जिसको हम 22A6 बोलते हैं, गलत उलाम में हम उसको 22AB बोलते हैं, ठीक है, उसको वो सारी चीज़ें आपको। लेकिन खैर वहाँ बेल है, तो यहाँ आपका जो सबसे पहला रिलीफ है दैट इज ऑर्डर 39। अगर आप बीइंग लॉयर नए वकील बनते हो या पुराने भी हो, तो सबसे पहला सबक हमारे पास जो दिया जाता है, जो हमें पता होता है, जिसको हम बहुत इजी समझते हैं, वो ऑर्डर 39 है और या उधर बेल है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें, और कसमें ये ही नहीं आती किसी, ठीक है, सिर्फ हम जाके मैंने तो सर जी मेहरबानी करो स्टे दे दो, ठीक है जी मिल गया स्टे होंदा कि ये सानू यही नहीं पता। खैर हम इस बात को पढ़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसको थॉरोली पढ़ना है चीज़ों को। अच्छा, इसी के अंदर इसी के साथ मिला के हमने 94 95 पढ़ा था ना, इसी की बर्दाश्त में पढ़ा था हमने, 94 95 पीछे पढ़ लिया हुआ जी। तो वो हमने उसके साथ देख के पढ़ा था कि हम ज़्यादातर किसी और रेमेडी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम 94 की एप्लीकेशन नहीं दे रहे होते, ठीक है, कि हमें जनाब ये ब्रीच कर रहा है इसको रोको, या बंदा भागने की कोशिश कर रहा है इसको अरेस्ट करवाओ। वो हमने 94 की एप्लीकेशन नहीं देखी, बहुत कम लोग हैं जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बीइंग अ जज या बीइंग अ लॉयर, आपको ये जो CPC है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको देखा होगा हर बात पे एप्लीकेशन है, हर बात पे इतनी एप्लीकेशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी तो आपने आधी CPC तो पढ़ी ही नहीं, दैट इज़ एग्जीक्यूशन, ठीक है, पूरी CPC एक साइड पे और वो एक साइड सेक्शन 9 है। मैंने कहा सेक्शन 9 CPC का आधी CPC है और पूरी आपका एग्जीक्यूशन करवा देता है, ठीक है। डिग्री कराना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेके देना असल बात है, ठीक है, जो कि कोई नहीं, बस उसके अंदर 103 तो रूल है, आधी CPC तो एक साइड पे हो जाती है। 103 ऑर्डर 21 के रूल है और 36 to 74 उसके सेक्शंस हैं, ठीक है इजी वन। लेकिन हमारा यहाँ प्रोसीजर है ना ज़रा लेंथी है चीज़ें। हम आज मैं सुबह 9 बजे से कोर्ट में बैठा और 4:30 बजे उसने बेल लेफ़्ट ओवर कर दी, 9 बजे से 4:30 बजे तक कोर्ट में, और फिर भी क्या हुआ, लेफ़्ट हो तो फिर ही कर दे यार, तेरी मेहरबानी। अच्छा खैर, इसी तरह दूसरी बात, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स or intends to remove or dispose of his property with a view to defraud his creditor। फ्रॉड करने के लिए वो थ्रेट कर रहा है कि मैं बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तो ऐसी सूरत में या इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो मैंने क्या लेना है, स्टे लेना है। तो ये वो ग्राउंड बता रहा है, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, वो जो ऊपर हमने एक्ट देखे, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, वही लफ्ज़ जो ऊपर यूज़ किए, alienation, sale, removal, disposition of property as the court thinks fit until the disposal of the suit or until further order। इस बात को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, until the disposal। अगर तो स्टे कन्फर्म हो जाता है, हम कहते हैं ना अभी जी कच्चा स्टे लवाना के पक्का, ठीक है,
कच्चा पक्का बेल भी होंगी है ना, कच्ची बेल अबूरी करवानी है तो कच्ची बेल, जे कन्फर्म होनी तो फिर पक्की बेल। कच्ची बेल दे इन्ने पैसे तो पक्की बेल दे इन्ने पैसे। वो कल मैं पता नहीं गोजरा या कहाँ का वो देख रहा था, बाहर ने एक वो जारी कर दिया है कि इतने पैसे इस चीज़ के हैं, शेड्यूल जारी कर दिया है ना। अच्छा खैर, तो आगे है जी, ये था रूल 1, इसीलिए हम इसको अंडर 39 रूल 1 और 2 कभी देखा होगा आपने, यही लिखा होता है 1 के अंदर ये है। और दूसरा अगर डिसोबे करेगा, इन केस ऑफ डिसोबीडियंस आर अ ब्रीच ऑफ द टर्म ऑफ सच टेम्परेरी इंजंक्शन, नहीं ये तो मेरा सिंध अमेंडमेंट है, हाँ, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन आर कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्रीच, वही बात कि रिपीट ना हो, ठीक है। इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग एंड द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, ठीक है। कंपनसेशन मांगी है या नहीं मांगी, उसको पता है कि अगर ये ब्रीच करेगा तो कंपनसेशन मिलनी ही मिलनी है। The plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment, ये भी है judgment के बाद भी और उससे पहले भी, apply to the court for the temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach or injury complained of or any breach of contract or injury of the like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right। वही बात हमने कहा कि CPC पढ़ने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर आपको ये 2 चीज़ें पता होंगी, तो फिर आप ये पढ़ेंगे तो आप सारा कुछ आसान होता नज़र आएगा। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पता है ना मैंने कहाँ जाना है, किधर जाना है, और आपकी रेमेडीज़ मौजूद हैं, कुछ पे आपका सब्सटेंटिव लॉ कुछ बताएगा तो आप उसकी रेमेडी लेने जाएंगे ना। तो वो यहाँ यही कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच है या किसी का राइट है या किसी का राइट लाइबिलिटी सारी की सारी आपके सब्सटेंटिव लॉज बताते हैं, जितने सब्सटेंटिव लॉज हैं वो बताते हैं। प्रोसीजर का मतलब ही प्रोसीजर होता है, तरीक़ाकार होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर द कोर्ट अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई रिपीट करेगा या उसको ब्रीच करेगा तो चाहे उसने मांगी है या नहीं मांगी, कॉम्पनसेशन उसको देनी होगी। फिर in the court may by order grant such injunction on such terms as the duration of the injunction, बताएगा ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक है और 2 साल तक है। कीपिंग एंड कोर्ट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एट द कोर्ट थिंग्स फिट, अक्सर देखा होगा स्टे मांगते हो कहता जन पहले सिक्योरिटी दो, ठीक है। आप अपील्स में जाते हैं, आप ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको ऑर्डर 41 रूल 6 में वो आपसे सिक्योरिटी ज़रूर मांगता है, लेकिन गवर्नमेंट केसेस में नहीं है, बाकी केसेस में ज़रूर है। ये कल हमने पढ़ा था, बल्कि उसमें सूट बायर अगेंस्ट गवर्नमेंट में उसने ये चीज़ें हमने देखी थी। ये जो ऑर्डर 39 है स्टे, ये है सूट्स के लिए, और 41 रूल 5 है आपकी अपील्स के लिए। मैंने अक्सर फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसी बात करते हैं हमारी कम्युनिटी में। मैंने अपील के साथ भी 39 रूल 1 की एप्लीकेशन देखी हुई है, ठीक है। और ये फिर लम्हा फिक्रिया है कि अपील का तो ऑर्डर 41 एक बड़ा एग्जॉस्टिव दे दिया उसने, बड़ा एलेबोरेटिव दे दिया उसने कि उसके अंदर चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। तो खुदा के लिए आप लोग अच्छे जज बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। चीज़ें बहुत ही फ़ायदा देती हैं, आपकी रैपो को बड़ा फ़ायदा देती हैं, लेकिन सानू फ़ायदा ही क्यों नहीं रैपो दा की करना और आफ्टर। हाँ, ये तो है ना डिक्री पास होने के बाद कंटिन्यू कर रहा है, अब उसके हक में नहीं हुई, उसकी दूसरे के हक में होगी तो उसको, लेकिन आपने अभी इसको हमने पढ़ना है आगे चल के कि अपील कर देने, जब आप अपील करोगे एग्जीक्यूशन अभी लगाई है उसने तो 30 दिन तक फिर भी ब्रीच नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टे होता है 30 दिन। इस बात का भी शाज़ो नादर किसी को पता है, जिस दिन डिक्री होगी अपील करने का टाइम 30 दिन है, 30 दिन तक ऑटोमेटिकली है वो स्टे है, ठीक है। क्योंकि वो जितने दिन तक अपील नहीं होती उसमें अब अपील फाइल करना, मेयर अपील फाइल करने से डजंट मीन कि आपका स्टे हो गया है, ठीक है। हाँ, उसके साथ एप्लीकेशन लगा के अगर उसने स्टे दे दिया है तो देन स्टे है, ठीक है। ये हम आगे, ये अभी प्री मैच्योर बातें हम अपील पढ़ेंगे ना, तो इसके साथ अभी एग्जीक्यूशन और अपील दोनों हमारी रहती है ना, तो इनको हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें साथ समझ आने लग जाएंगे। अच्छा, इन केस ऑफ डिसोबीडियंस,
ये वो बात आ गई जो अक्सर हम कहते हैं जी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी है, ठीक है। तो वो इसको हम लेते हैं, क्या कहते हैं, 3 मिनट हो गया, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम आज भी इसी पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एन इंटरम इंजंक्शन पास अंडर रूल 1 and 2 इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट शैल नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 15 डेज। डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, 15 दिन से ज़्यादा का क्या नहीं होगा, इंटरम इंजंक्शन नहीं होगी। फिर प्रोवाइडेड दैट सच इंजंक्शन में बी एक्सटेंडेड फॉर फेलियर ऑफ इट्स सर्विस ऑन द डिफेंडेंट व्हेन सच फेलियर इज नॉट attributable to the plaintiff or when the defendant seeks time for defense of application for injunction। वही कह रहा है कि अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, अभी नोटिस नहीं हुए, दूसरी पार्टी आई नहीं, या डिफेंडेंट आ गया है, वो टाइम चाह रहा है कि मैं जनाब इस दरख्वास्त का रिबर्टल में आना है, दरख्वास्त देनी है, तो ऐसी सूरत में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फिर द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मेड अंडर रूल 1 and 2 आफ्टर हियरिंग द पार्टीज or after notice to the defendant shall cease to have effect on the expiration of 6 months unless extended by court after hearing the parties again and for reason to be recorded such as such extension। वो देखें कि कोर्ट जो है ना वो 6 महीने से ज़्यादा का स्टे नहीं देगा। 6 महीने तक अगर नहीं दिया, 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, या फिर उसने स्पेसिफिकली क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। ये उसकी डिस्क्रिशन है। सर ये भी पंजाब अमेंडमेंट आएगी कि 6 मंथ्स की जगह 1 ईयर सब्स्टिट्यूट। कब आई है, ये लेटेस्ट है, कब आई है जी? 2007 PLD। ओ नहीं, ये अभी तो इसके अंदर इंटैक्ट है ये चीज़ें। सर पंजाब अमेंडमेंट में लिखा हुआ था फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। पंजाब तो स्ट्रक डाउन हो गई है ना, मेरा ख्याल है 21 वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। 21 वाली के वो तो स्ट्रक डाउन हो गई है ना, यहाँ पे नहीं है मेरे पास। आपके पास ये लेटेस्ट बुक है? ये आप वाली। हाँ वो यहाँ पे देखे ना 6 मंथ ही है। 2B वैसे भी उन्होंने ये पंजाब में उन्होंने ओमिट कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में ये जो है वो ओमिट कर दी है, 2B ओमिट कर दिया है। हम 2B ही पढ़ रहे हैं। 2C इसकी जगह 2C आ गया है। इसकी जगह उन्होंने क्या किया है, ऐड कर दिया 2C, शैल बी एडेड एज रूल 2C, ठीक है। और वो 2C क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ एन इंजंक्शन ग्रांटेड और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल 1 और रूल 2 or breach of any of the term on which the injunction was granted or the order made, the court granting the injunction or making the order or any court to which the suit or proceeding is transferred may order the property of the person guilty of such disobedience breach to be attached and may also order such person to be detained in the prison for a term not exceeding 3 months। अब देखें 3 के आगे मंथ लिखा हुआ है। अनलेस इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज, ठीक है। वो कह रहा है जो डिसोबीडियंस करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो सकता है, मैडम ने उठाओ नींद आई है, ना किताब ना कुछ, तो फिर नींद ही आनी जी। कोई गल नहीं, सर में दर्द इतने बह के मैं लोरी सुना रहे हैं, सब दर्द ठीक हो जाएगा जी। बेटा क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो यहाँ कह रहा है कि अगर डिसोबीडियंस होगी, कोई ब्रीच होगी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसको डिटेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, ठीक। ये उसने बता दिया कि कोर्ट कर क्या सकता है जी। फिर नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ये अटैचमेंट 1 साल से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, हाँ इस सूरत में, डिसोबीडियंस की सूरत में, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसोबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यूज, अगर है ऐसा तो फिर द प्रॉपर्टी अटैच्ड मे बी सोल्ड एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स, ठीक है। सोल्ड आउट और आउट ऑफ द प्रोसीड द कोर्ट मे अवार्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट टू द इंजर्ड पार्टी एंड शैल पे द बैलेंस इफ एनी टू द पार्टी इंटाइटल्ड देयरटू।
और अगर स्टिल ब्रीच चल रही है तो फिर उसको बेचकर जितना दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है उसका अजाला करके बाकी चीज़ें, बाकी जितने पैसे बच गए वो उस पार्टी को वापस कर देगी। अब ये जो नोटिस वाली बात अक्सर हम कहते हैं, कोर्ट जो नए नए जजेस आते हैं ज़्यादातर वो पढ़ के आते हैं तो कहते हैं जी पहले नोटिस होगा फिर मैं करूँगा, पहले नोटिस होगा फिर मैं करूँगा। लेकिन उस पहले उसने कहा कि अगर नोटिस के बिना किया तो 15 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं होगा, पहले नोटिस होगा। लेकिन हम कहते हैं शायद गवर्नमेंट पार्टी है तो नोटिस कराना है, बाकी सूरतों में नोटिस नहीं होना। तो वो चीज़ें क्या है, ये 3 है। The court shall in all cases before granting an injunction direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. Proviso, provided that except in the case of sale of goods for default in payment at the stipulated time of a debt in respect of which the goods were pledged with any bank, or where the injunction is to be granted against government or government servants as such, or any statutory authority, board or corporation set up or established by government, in any case not involving the ejectment of any person from or of the demolition of any premises, the court may, where it appear that the object of granting injunction would be defeated by the delay, dispense with such notice. ये देख लें, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट के खिलाफ है तो नोटिस करो, इतने कह रहे हैं खिलाफ करने की लोड़ कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितनी देर में नोटिस हो ना मेरा तो मकसद ही फौत हो जाना, ठीक है ना। मेरा मकसद तो ये है कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी वो गिराने आए हुए हैं, आप उनको रोक के पता नहीं जी नोटिस करांगा, तो नोटिस कल होना उससे पहले डिग जाने, ऐसे ही है ना। वो हमारे एक जज साहब थे, नाम नहीं लूँगा, जस्टिस साहब थे, वो पेप्सी का एक केस था हमारे पास, उसमें इजेक्टमेंट चल रही थी तो वो इजेक्ट कर दिया, हम स्टे के लिए हाई कोर्ट चले गए, जब हाई कोर्ट ने स्टे हमें ग्रांट कर दिया, ठीक है, ग्रांट किया और ऑर्डर रिलीज़ 6 दिन नहीं हुआ तब तक हम हो गए थे इस वजह से, ठीक है। उस ग्रांटिंग का क्या फ़ायदा कि जिसमें हमने ऑर्डर ही कोई नहीं मिला, ठीक है। तो खैर, provided further that the period of notice under this rule to government or to government servant as such or any statutory authority, board or corporation set up or established by the government shall not be less than 2 days or not exceed 7 days. अगर करना है, पहली तो बात है अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपको नुकसान हो जाएगा तो नोटिस डिस्पेंस होता है, लेकिन अगर फिर भी आपने करना है तो 2 से 7 दिन तक का नोटिस हो सकता है। ऑर्डर ऑफ फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेरीड और सेट असाइड, ये कोर्ट की मर्जी है, कोई एप्लीकेशन दे तो वो उसको वेरी भी कर सकता है, उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। इंजंक्शन सीज टू बी इन फोर्स आफ्टर सर्टन पीरियड, एक पीरियड बताया हुआ है, उस पीरियड तक क्या हो सकता है उसको, ये जो आप पहले बता रही थी वो 4A में है कि 1 साल तक उसने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। वो जो आप बता रही थी इंजंक्शन का पीरियड, ठीक है, वो यहाँ पे 1 साल का उन्होंने 6 महीनों की जगह उन्होंने 1 साल इसको किया है, ठीक है। An injunction granted the court in suit which seeks to question the validity or legal effect of any order made, proceedings taken or act done by an authority or person which has been made, taken or done or purposed to have been done, taken or done under any law which is specified in part 1 of the first schedule to the constitution or relates to or in connected with assessment or collection of public revenue shall cease to have effect on the expiration of period of 6 months following the day on which it is made unless the case is finally decided or the injunction is discharged। वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है जिसने असेस करना, जिसने पैसा लेना है, उसको रोका हुआ है, तो वो कह रहा है ऐसी सूरतों में 6 महीने, और इसको फिर इन्होंने 1 ईयर कर दिया, ठीक है। आगे जी 5 इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, कॉरपोरेशन के खिलाफ है तो उसके अफसरां से भी ये बाइंडिंग होएगा, ठीक है। फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, पावर टू, जी जी नोटिस वाला कॉन्सेप्ट है जिसको जरा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि बगैर नोटिस के सिर्फ 15 डेज तक कोर्ट हाँ ग्रांट करेंगे, और अगर नोटिस इंजेक्शन ऑर्डर सिर्फ 15 डेज तक, हाँ, और अगर वो डिफेंडेंट नहीं आता फिर तो उसको एक्सटेंड कर दे। डेफिनेटली जो उसने यही लिखा है,
अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो नोटिस होते रहेंगे, उसको एक्सटेंड करते रहेंगे। और अगर नोटिस कर दिया है तो फिर चाहे जितनी मर्जी लंबी जितनी, यही होता है, जितनी मर्जी लंबी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, अगर तो कुछ स्टे किसी और जगह मिला हुआ है या इसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन चल रही है कुछ भी, वो भी सब्जेक्ट लिखते हैं। साथ में लिखते हैं सब्जेक्ट टू द नेक्स्ट स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये टोटल डिस्क्रिशन है। लेकिन सर वो जो लफ्ज लिखते हैं नॉट स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड हाँ। टू बी विकेटेड, विकेटेड तो कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है हम, लेकिन इसके फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट्स हैं। आप देखते हैं फिर हम रिलाय जजमेंट्स पे कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो यही कहती जब तक जो है ना वो स्पेसिफिकली एक्सटेंड ना किया। हाँ एक्सटेंड नहीं किया। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक दफ़ा स्टे लेके हम भूल जाते हैं। और फिर ये भी है सर स्पेसिफिकली जो है ना वो डिस्कस नहीं की गया, तब भी मतलब ये नहीं समझा जाएगा कोई इंसिडेंट। यही बात है, कभी मैंने जाके कहा कि सर इनका स्टे विकेट कर दिया जाए, नहीं ऐसे कहना चल डेट पवा लो, खुद ही पढ़ने चल डेट पवा लो। सर कहते तो हैं ऐसा तो बहुत कम ही है ना, जो तो जज अफसर जलीस छुट्टी पे होगा। और सर एक और बात, स्टे ग्रांट हो गया सर। कोर्ट ने कर दिया, सर। अब कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की प्रोसेस सर्वर से लेके और किसी डायरेक्शन की अगर प्लेंटिफ ने नहीं कंप्लायंस की तो कोर्ट को जो है ना जो दिया हुआ रिलीफ है उसको विड्रॉ कर। हाँ हाँ, वो उसने कहा यहाँ पे, वो 4 क्या कह रहा है, डिस्चार्ज वेरिड आर सेट असाइड, इसी बात को उसने कहा ना। तो कोर्ट का एनी ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वेरिड सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। ठीक है, ये पार्टी दे दे, ये कोर्ट खुद देखती है, हमने देखा तो है, ये तो ऑर्डर 9 क्लियरली इस बात पे लेके आ रहा है ना कि अगर कोई नहीं आ रहा, डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका केस ही डिसमिस कर दो। जब केस डिसमिस हो गया तो सूट अपने आप स्टे विकेट हो गया। ठीक है ना, ये चीज़। फिर है जी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, ये ऑर्डर है कि दरमियान में आपने करना क्या, अगर सूट चल रहा है, सेल करवानी तो सेल हो जाएगी, सेल कोर्ट करवा सकती है। अगर डिटेन करना है, प्रिजर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है उस मैटर प्रॉपर्टी को, तो वो करवा सकती है। ये दरमियानी ऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं सारे वो ही है। एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस, ये जब भी होगा, वो 6 के तहत आपने सेल करना है पहले नोटिस करना पड़ेगा, 6-7 में जो भी काम करना है पहले नोटिस करना होगा। ठीक है, फिर इसी तरह व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट or tenure liable to sale is subject to the suit of a suit if the party in possession of such land or tenure neglects to pay the government revenue or the rent due to proprietor of the tenure as the case may be, and such land or tenure is consequently ordered to be sold. Any other party to the suit claiming to have an interest in such land or tenure may, upon paying of revenue or rent due previously to the sale and with or without security at the discretion of court, be put in immediate possession of land or tenure. वो कह रहा है कि अगर कोई चीज़ आप किसी को बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में कि उसका जो उसके ऊपर लगान था, जो पैसे थे गवर्नमेंट को देने थे ना, वो नहीं दे रहा, तो ऐसी सूरत में कह रहा कि जो शख्स किसी और को पोजेशन में देते हैं वो इमीडिएटली पोजेशन देते हुए चीज़ पे करेगा, फिर उसको देनी है, पोजेशन देनी है। तो फिर इसी तरह फिर आगे चलते हैं, ये डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेट्रा जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट इज मनी or some other thing capable of delivery and any party thereto admits that he holds such money or other things as a trustee of another party or that it belongs or is due to another party, the court may order the same to be deposited in court or delivered to such last named party with or without surety subject to the further direction of the court. तो ये था 40 हमने पहले देख लिया। 38 की बातें करते हैं हम। 38 के अंदर वो था कि आप पहले सेल करना है, आफ्टर अटैचमेंट बिफोर सेल और आफ्टर सेल, वो चीज़ें हमने, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर सवाल की बात करें तो सवाल मैंने कहा आपका इस वक्त प्रॉपरली जो पेपर सेटर है वो आपका एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है,
या आपका एक जज है जो उसके सामने प्रपोजिशंस आती हैं वो प्योरली उसी से उठाता है। और प्रैक्टिस ही मैं रोज़ सिखाता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो साथ नथी होती हैं और कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। और एक बात और, स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। अगर जिन्होंने इस वक्त पेपर देने हैं, आपके पेपर की स्कीम है 5 सब्जेक्ट पर पेपर। इट मीन्स कि 40 मार्क्स का पेपर एक अगर 200 सेक्शन है उसमें से भी आएगा, 40 में से आपने 20 मार्क्स का करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चॉइस आएगी। अगर प्रैक्टिस आती है तो आपकी हो सकता है चॉइस ना हो, बट एग्जैक्टली आप इस काबिल होंगे कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप ये प्रैक्टिस जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ, सारा पढ़ाने को मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँ, इस पे 2 से 4 महीने आपके कंज्यूम होते हैं एक एक चीज़ को थॉरली पढ़ाऊँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको वो डिसऑनेस्टी के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, चलो जी छाड़ दो, ऐप कर लो, वो कर लो। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो यही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को देखें कि ये क्या है, कैसे हैं, कब आती हैं, कहाँ से आती हैं। ये इंजंक्शन अच्छा था क्योंकि इसकी बाद इम्प्लीमेंटेशन है, ये हो गया। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, सही। जैसे रिसीवर हमने देखा, इंटरप्रेटर देखा, साथ में हमने गवर्नमेंट बाय अगेंस्ट देखा, माइनर देखा, ठीक है, वो स्पेशल सूट इवन दो देखा, ठीक है, स्पेशल केस जो है, या आप ये जो है ADR आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपके ये आजकल जो सारे के सारे ADR की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अल्टरनेट डिस्प्यूट हो, आपका कोर्ट से बचा जाए। स्पेशल लॉज इतने आते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको ADR की तरफ भेजा जाए। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में आया था, ये उस वक्त से इंटैक्ट है कि आपका कोर्ट से बाहर अगर सेटलमेंट होती है तो आप आर्बिट्रेटर मुकर्रर करवा के, वो प्रोविजंस होती हैं वो करवा के आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब जो नेक्स्ट है आपके पास ये चीज़ें हैं, एक एग्जीक्यूशन है जो 36 to 74 इसके सेक्शंस हैं, और ऑर्डर 21 है, ठीक है। फिर आगे है अपील। अब अपील के अंदर 3 तरह की अपीलें, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और अगेंस्ट ऑर्डर्स। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ये हमने देखनी है। फर्स्ट 96 to 99 है और इसके साथ ऑर्डर 41 है। सेकंड आपकी 100 to 103 और ऑर्डर 42, ठीक है। इसी तरह 104 और सेक्शन और ऑर्डर 43, ये आपके अपील के साथ हैं चीज़ें। जो रिव्यू है आपका 114 और इसके साथ आपको ऑर्डर 47 पढ़ना होता है, और रिवीजन है, ये रिव्यू और दोनों रिव्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो रिवीजन है वो आपकी 115 है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको, अब रेमेडीज़ की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम करेंगे शुरू रेमेडीज़, ठीक है। और रेमेडीज़ के मुताबिक जो चीज़ें हमने लेके चलनी है, आज कोई एक रेमेडी पढ़ लेते हैं। टाइम है ना हमारे पास कि नहीं है? देखिए, अगर टाइम है तो हम आज शुरू करते हैं। देख लें, पूछ लें सर आ गए हैं तो हम नहीं शुरू करते, अगर नहीं आए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, चलें इसको नेक्स्ट चलते हैं। आपके यहाँ जो आपकी रेमेडी है, बेसिक रेमेडी, दैट इज़ अपील, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मुझे 5 मिनट दें, मैं नमाज का टाइम निकल जाना है, मैं नमाज अदा करूँ।